Good morning, dear students. I am your Hindi teacher from Smart Indian Model School, and today we will study Hindi Kshitij Gadya Khand, and this is your Hindi book. And today we will study chapter number 2 in Gadya Khand. Name is Bal Gobind Bhagat. Students, firstly I want to describe you about the writer of this chapter. Now get start. तो बच्चों, क्षितिज के गद्य खंड में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो बच्चों, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि चैप्टर का नाम है किसी व्यक्ति के नाम के आधार पर, तो हम लोग को इतना सोच लेना चाहिए कि ये जो चैप्टर है इसका मेन कैरेक्टर होंगे यही बाल गोविंद सिंह भगत। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं राइटर के विषय में पढ़ना। तो बच्चों, इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव के थे। कौन थे? यानी कि इस पार्ट के राइटर जिनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और स्ट्रगल इन्होंने बहुत ज्यादा किया। इनके जो पेरेंट्स थे ना वो उनका डेथ हो गया था, तो इनका जो स्टार्टिंग का जीवन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल में गया। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी जो समय के चलते पत्र और पत्रिकाओं में छपने लगी। फिर ये एक बहुत अच्छे पत्रकार भी बन गए, है ना बच्चों। उपलब्धि है ना किसी के लिए भी, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। उसके बाद में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी जिनमें से कुछ प्रमुख हैं और जो आपकी बुक में भी दी गई हैं, जिनके नाम हैं किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनबाणी और तरुण भारत। तो बच्चों, ये सब रचनाएं ना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर रहे होंगे बाल गोविंद भगत। तो फिर अब हमको ये सीखना है कि आखिर राइटर ने हमें इस पाठ के माध्यम से क्या चीज सिखाई है, उन्होंने हमें क्या बताया है। तो बच्चों, इसमें एक मनुष्य है जो बहुत ज्यादा सभ्य है, ठीक है, सादा जीवन व्यतीत करता है, सन्यासी जैसा काम करता है, बट फिर भी वो सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थ जीवन में अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। साथ ही साथ रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो एक अटैचमेंट था वो गांव के साथ में बहुत ज्यादा था। इस चैप्टर में भी आपको गांव के विषय में एक बहुत अच्छी झांकी देखने को मिलेगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे हम वो सजीव देख रहे हैं। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके विषय में जानेंगे, तो हमें ऐसा ही लगेगा कि ये घटना हमारी आंखों के सामने हो रही है। तो सजीव मतलब कि बिल्कुल आंखों से दिखाई देने वाला। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत जो हैं वो इस पाठ के प्रमुख कैरेक्टर हैं। वो सन्यासी जैसे हैं लेकिन वो फिर भी सन्यासी नहीं हैं। तो आइए अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज का चैप्टर जिसका नाम है बाल गोविंद सिंह भगत। बच्चों, एक बार बाल गोविंद भगत का जो भी रूपरेखा है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सारे बच्चे उसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले मतलब होता है कि ना तो बहुत ज्यादा लंबे थे ना बहुत ज्यादा छोटे थे। मंझोले मतलब मीडियम साइज के आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। उनके जो बाल थे ना वो पक गए थे, मीन्स व्हाइट हो गए थे, सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो वो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ढका रहता था। जटाजूट इस टाइप की कोई भी चीज नहीं दिखाई देती थी और वो अपने सर पर एक कबीरपंथी टोपी को पहना करते थे जो उनकी कनपटी तक ही रहती थी। कमर में केवल एक लंगोटी और सिर पे एक कनपटी वाली टोपी। जब जाड़ा आता था तो वो एक काली कमली मतलब एक कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे और एक रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे जो उनके नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह ही शुरू होता था। गले में
तुलसी की जड़ों की बेडौल सी एक माला पहने रहते थे। तो बच्चों, ये है रूपरेखा बाल गोविंद भगत की। ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से डिटेल में समझाया है। अब हम लोग चैप्टर से अपना जो रीडिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि चैप्टर में क्या है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटर जूट तो वो नहीं रखते थे, किंतु उनके चेहरे पर हमेशा सफ़ेद बालों से ही ढका रहता था। कनपटी पर एक टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता था तो एक काली कमरी ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक में हमेशा रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था और गले में तुलसी के जड़ों की बेडोल माला थी। इस तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे वो। उनकी गृहिणी की तो कुछ भी याद नहीं है। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। बच्चों, यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारे लेखक कर रहे हैं कि उन्होंने उनके बेटे और पतोहू को देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते थे, परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, मीन्स कि उसमें एक साधु के सारे गुण थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। बच्चों, वो कबीर को ना अपना साहब मानते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामाखा झगड़ा करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों में कौतूहल मतलब जिज्ञासा होती थी। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। वे गृहस्थ थे, किंतु उनकी सब चीज़ साहब की थी। बच्चों, यहाँ पर साहब यूज़ किया गया है कबीर के लिए, क्योंकि बाल गोविंद भगत कबीर को ही अपना साहब और सब कुछ मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पे रख कर उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ था जहाँ वो अपने खेत का सब सामान देने जाते थे। वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो कुछ उन्हें मिलता वो उसको अपने घर ले आते थे। बच्चों, इस बात पर राइटर आगे कहते हैं कि इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर, जो सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है।